हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत आप सभी का और मैं हूं आपके साथ सुनील। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेरी वेल। और आज है महाशिवरात्रि, तो सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमने सीटी महाकुंभ जो हमारा यहाँ पे एक सीरीज चल रही है और इसमें हम हरियाणा जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे कंप्लीट करने वाले हैं। तो अब तक हमारी 4 क्लास से हुई है सीटी महाकुंभ के नाम से। और ये सीटी महाकुंभ के अंदर वो क्वेश्चन जो एक तो है कि हर बार एग्जाम के अंदर आते हैं, लेकिन साथ में हिस्ट्री मिक्स क्वेश्चन है हरियाणा के। तो बहुत बढ़िया से ये सीरीज हमने शुरू कर रखी है। हरियाणा में सीटी महाकुंभ के नाम से अपनी सीरीज चल रही है। उम्मीद है कि पिछली जो क्लासें हुई है वो आपने अच्छे प्रकार से देख ली होगी और उनको नोट डाउन आप लोग कर रहे होंगे ना। तो बहुत जल्द आपका सीटी हरियाणा के अंदर होने जा रहा है और उस सीटी के अंदर ये क्लासें आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो एक एक क्लास को बिल्कुल बढ़िया से देख लेना, अगर पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो ठीक है। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्लास या हमारी जो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने इस प्रकार से है। देखो, एक तो इसमें ये आपको फायदा है कि ये क्लास हमारी बाइलिंगुअल चल रही है। यानी इसमें अगर कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि मुझे तो इंग्लिश में पढ़नी है हरियाणा जीके, तो आप इंग्लिश में भी यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये सीरीज आपके लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो बताइए फिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि किस ग्रंथ में हरियाणा के थानेसर और कुरुक्षेत्र में बहने वाली नदियों का क्या किया गया है? नदियों का वर्णन किया गया है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन आपको हरियाणा की हिस्ट्री से या हरियाणा की ज्योग्राफी से, ठीक है, वे पूरे हरियाणा के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें हरियाणा के थानेसर और कुरुक्षेत्र में बहने वाली नदियों की बात यहाँ पे हो रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जब भी यहाँ पे बात आ जाए ना आपके सामने किसकी, थानेसर की, ये थानेसर ही तो क्या है, किसमें था, कुरुक्षेत्र के अंदर। जैसे ये कुरुक्षेत्र है तो इसका प्राचीन नाम ही क्या हुआ करता था, थानेसर हुआ करता था, ठीक है, ये बात याद रखना। तो इसमें बहने वाली नदियों का वर्णन जो है ना वो किस में किया गया है, तो पुराण आपको यहाँ पे दे रखे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वामन पुराण के अंदर जो है ना ये बताया गया है किसके बारे में, कि कुरुक्षेत्र और थानेसर में बहने वाली जो नदियां हैं उन नदियों का जिक्र जो है ना वो कौन से पुराण में किया गया है, वामन पुराण में किया गया था, ठीक है। इसके अलावा आपसे ये पूछ सकता है कि टोटल पुराणों की संख्या कितनी है। तो ये आपने मेरे को कमेंट करके जरूर बताना है कि बताइए कुल पुराणों की संख्या कितनी है। अगर आप इस क्लास को देख रहे हो और पहली बार क्लास के अंदर आए हो या फिर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। पुराणों से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। आपने बताना है तो कि टोटल पुराणों की संख्या कितनी है, ठीक है। और सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है, सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है, सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है, ये बात आपने बतानी है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर वेद की, तो टोटल वेद की संख्या कितनी है, तो ये आप सभी को पता है कि टोटल 4 वेद है। और 4 वेद में सबसे पुरान जो प्राचीन वेद है वो कौन सा है, तो वो ऋग्वेद रहता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और नया वाला वेद कौन सा है, तो वो रहता है अथर्ववेद। कौन सा रहता है, अथर्ववेद, अथर्ववेद। और ये जो अथर्ववेद है ये सबसे नया है, अथर्वा ऋषि के नाम पे इसका नाम पड़ा हुआ है। लेकिन आपने कमेंट में जरूर लिखना है कि टोटल पुराणों की संख्या कितनी है और सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है। ये सारे क्वेश्चन आपने नोट कर लेने हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर उपनिषद की, है ना, कि कितने उपनिषद है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। जो उपनिषद है ये कितने उपनिषद है, ये आपने मेरे को कमेंट करके जरूर बताना है। और बताना भी है कि सबसे प्राचीनतम उपनिषद कौन सा है, सबसे प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम उपनिषद कौन सा है, ये भी आपने कमेंट करके जरूर बताना है। पुराणों की संख्या आपको पता होनी चाहिए, तो प्राचीन पुराण कौन सा है बताना है। उपनिषदों की संख्या कितनी है और सबसे प्राचीनतम उपनिषद कौन सा बताना है। ऋग्वेद में टोटल वेद कितने हैं, 4 है। ऐसे ही इन ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा गया है, रजंतम हरियाणा कहा गया है। ऋग्वेद में नदियों का जो उल्लेख आता है, तो जैसे बात कर लेते हैं अपन ऋग्वेद के अंदर, तो ऋग्वेद के अंदर जैसे बहुत सारी नदियां हैं। वीतस्ता, तो वीतस्ता जो है ना ये कौन सी नदी का नाम है, ये झेलम नदी का नाम था। कौन सी का, झेलम नदी का नाम ऋग्वेद में क्या था, वीतस्ता था। ऐसे अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ पे एक वो नदी है जिसका नाम है पुरुषणी, पुरुषणी,
तो ये पुरुषणी जो है ना, ये रावी नदी का नाम बताया गया है किसके अंदर, इसी ऋग्वेद के अंदर बताया गया है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले कि एक नदी का नाम था अस्किनी, अस्किनी, और ये अस्किनी जो नदी है ये कौन सी हुआ करती थी, जो आज चेनाब नदी है ना, इसका नाम क्या था, अस्किनी नाम हुआ करता था, ठीक है। ऐसे ही ऋग्वेद के अंदर एक नदी थी कौन सी, जिसका नाम था स्तोद्री, स्तोद्री। ये स्तोद्री किसका नाम था, ये सतलज नदी का नाम था, किसका था, सतलज जो नदी है, सतलज, इस नदी का नाम ये था, ठीक है। ऐसे ही आपसे और बातें पूछ लेगा कि ऋग्वेद में जैसे गाय है तो गाय को क्या कहा गया है, गाय को अघन्य कहा गया था, क्या कहा गया था, गाय को अघन्य कहा गया था, यानी इसका वध ना हो, इसको वध होने से बचाने के लिए क्या कहा गया, अघन्य कहा गया है। यानी ये सारी बातें पुराणों से, जो अपने वेद है उनसे, उपनिषद है वहां से, कि हरियाणा के बारे में क्या बताया गया है, कौन सी नदी का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, ये सब बातें आपने अच्छे से नोट कर लेनी है। ये बातें आपने कमेंट करके मेरे को जरूर बतानी है। और इस क्वेश्चन का जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन रहेगा फर्स्ट, वामन पुराण जो है ना, इसका ऑप्शन रहेगा। आगे बढ़े फिर, है ना। तो उम्मीद है कि पिछली जो क्लासें हुई है हमारी वो आपने बिल्कुल बढ़िया से की होगी, और ये बहुत अच्छी क्लास चल रही है, बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। आगे बढ़े, अगला जो क्वेश्चन है वो इसने आपसे क्या पूछा, पर देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने पूछा है कि किस पुराण में हरियाणा को हरियाली नाम से संदर्भित किया गया। अब देखो मैंने क्या कहा ना आपको, मैंने आपको ये बातें कही है कि उपनिषद के बारे में पूछेगा, पुराणों के बारे में पूछता है, या ठीक है वेदों के बारे में पूछ लेता है, हरियाणा के बारे में। तो इसने पूछा है कि किस पुराण में हरियाणा को हरियाली जो है ना ये नाम दिया गया था, ये वाली बात इसने पूछी है। तो वामन पुराण, पृथ्वी पुराण, पुराण कथा, या फिर स्कंद पुराण, चारों में से कौन सा ऑप्शन रहेगा। तो आइए अपन इसको डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा रहेगा, डी रहने वाला है। यानी इसको स्कंद पुराण की अपन बात कर लेते हैं। तो स्कंद पुराण में हरियाणा को क्या नाम दिया गया है, हरियाली नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया था, हरियाली नाम जो है ना, ये स्कंद पुराण में इसको दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र का वर्णन भी किया गया है। फिर कुरुक्षेत्र को किस नाम से पुकारा गया है, तो कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र के नाम से भी पुकारा गया है ना। इसी स्कंद पुराण में क्या कहा गया है, अगर मैं कहूं कि स्कंद पुराण में जो कुरुक्षेत्र है इसको क्या नाम दिया गया था, इसे हरि क्षेत्र नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, हरि क्षेत्र इसको नाम दिया गया है। तो हरियाणा के ऐसे तो बहुत सारे नाम हुए हैं। किसी ने हरियाणा को आर्यना भी कहा है, ठीक है। किसी ने हरियाणा को आर्यना भी कहा है, कि हरियाणा का नाम कहाँ से आया था, आर्यना से आया था। आर्यना का मतलब था जो आर्य जाति के लोग थे, यहाँ से इनका नाम क्या पड़ गया था, हरियाणा पड़ गया था। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि कोई पुराण का नाम देके पूछ लेगा, कोई वेद का नाम देके पूछ लेगा, तो हरियाणा के बहुत सारे नाम हुए हैं, तो नाम आपको अच्छे प्रकार से पता होना चाहिए। हरियाणा को हरियाली नाम जो है ये संदर्भित किया गया है, तो ये स्कंद पुराण के अंदर ये घटना घट जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर डी जो है ना ये हमारा बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। तो स्कंद पुराण आपने बता देना है, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब जैसे क्वेश्चन आता है कुरुक्षेत्र के बारे में, कि गीता के पहले श्लोक में कुरुक्षेत्र को किस नाम से पुकारा गया है। देखो अगर हम बात करें यहाँ पर भगवत गीता की, ठीक है ना, गीता का जो प्रथम श्लोक है, गीता का जो प्रथम श्लोक है ना, इस प्रथम श्लोक में जो ये हमारा कुरुक्षेत्र है इसको किस नाम से, तो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र के नाम से पुकारा गया है। कुरुक्षेत्र को क्या नाम दिया गया है, धर्म क्षेत्र नाम दिया गया है। जैसे स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को क्या नाम दिया गया है, हरि क्षेत्र नाम दिया गया है। ऐसे भी हरियाणा के बहुत सारे नाम बन जाते हैं, तो याद रखना यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा डी। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप देख लेते हैं। योध्या गणराज्य की अवधि किसके बाद मानी जाती है। अब देखो योध्या गणराज्य की जब भी बात आएगी ना हरियाणा के अंदर, तो ये पूछ रहा है कि योध्या गणराज्य की अवधि किसके बाद, का मतलब ये हुआ कि योध्या गणराज्य की अवधि किसके बाद मानी जाती है, तो ये आपने बता देना है। इसका ऑप्शन रहेगा ना हमारा, वो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड रहेगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा, ठीक है ना। उत्तर मौर्य काल की बात यहाँ पर आ जाएगी। उत्तर जो मौर्य काल है ना, इनके बाद मानी जाती है किसकी, योध्या गणराज्य की जो अवधि है, ठीक है।
वैसे तो अपन पढ़ते हैं कि उत्तर हड़प्पा का जो काल है ये कब से कब तक रहा था, तो अपन ने किया भी होगा कि हड़प्पा सभ्यता को ही कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने कांस्य का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। तो वो 2500 से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व रहा था। ऐसे बहुत सारे समय रहे हैं, ठीक है। मध्य युगीन काल जो है, मिडाइवल जो पीरियड है, ये कब से कब तक रहा था, तो 712 से लेकर के अपना लगभग 1857 की क्रांति तक बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपने नोट कर लेनी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा बी। पूछा क्या है? योद्धे गणराज्य की अवधि किसके बाद मानी जाती है? तो आपने बताना है उत्तर मौर्य काल है, इनके बारे में मानी जाती है। हरियाणा में पाषाण युग के पत्थर के औजार कहाँ पाए गए हैं? अब जब भी बात आती है ना पाषाण युग की, तो पाषाण युग में लगभग पत्थरों का जिक्र यहाँ पर किया जाता है। तो हरियाणा में जो पाषाण युग के पत्थर है, ठीक है, ये पत्थरों के जो बने हुए औजार है ना, ये कहाँ से? तो इसमें एक ऑप्शन आपको दे रखा है धामली, एक ऑप्शन दे रखा है आपको पिंजौर, एक ऑप्शन दे रखा है कौन सा? फिरोजपुर। तो आपने ये चीजें अच्छी प्रकार से पढ़ लेनी है। इसका जो ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा। इसमें जो हमारे दोनों ऑप्शन है, फर्स्ट ए और बी, पिंजौर, अगर मैं बात करूं यहाँ पर पिंजौर की, तो पिंजौर जो है ना, ये कहाँ पर पड़ता है? ये पिंजौर पंचकुला की बात हो रही है। पिंजौर कहाँ पर है? पिंजौर पंचकुला की बात यहाँ पर हो रही है, और ये धामली है, यानी धामली से भी और पिंजौर से। आपने कमेंट करके बताना है, जो ये धामली है ना, ये हरियाणा में कहाँ पर पड़ता है, ये कौन से स्थान की बात हो रही है, बताना है कि धामली है कहाँ पर। लेकिन जो पिंजौर है ये पंचकुला के अंदर है। तो यहाँ पर हरियाणा में जो पाषाण युग के पत्थर है, उनसे बने हुए जो औजार है ना, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पाए गए हैं, तो धामली से और पिंजौर से। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, अगर आप हरियाणा की हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो हरियाणा की हिस्ट्री से ना, जैसे ऐसे बहुत सारे स्थान हैं। एक कौन सा है? एक तो है हमारा राखी गढ़ी स्थान, राखी गढ़ी, ठीक है ना। कौन सा स्थान रहेगा? राखी गढ़ी स्थान है। देखो, पहला स्थान तो आपने नोट करना है राखी गढ़ी के बारे में, राखी गढ़ी, इसको अच्छे से नोट कर लेना। राखी गढ़ी के बाद में एक आता है भिंडा, सॉरी, जो अपना रहता है बिरढाणा, बिरढाणा, ये स्थान के बारे में क्वेश्चन आता ही आता है। इसके बाद में एक स्थान है मीताथल, मीताथल से क्वेश्चन पूछता है, भिवानी के अंदर है ये। मीताथल के बाद में एक क्वेश्चन बनावली से बन जाता है, बनावली से, ठीक है, बनावली से याद कर लेना है। एक क्वेश्चन बन जाता है कुणाल से, ये भी कहाँ पर है? फतेहाबाद के अंदर आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही ये जो प्राचीन स्थान है, जैसे थे पोलर है, थे पोलर, ये भी क्या है? हरियाणा के अंदर एक प्राचीन स्थान है, कैथल के अंदर रहता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पर दक्ष हेड़ा की, तो ये सारे वो स्थान है जहां से हरियाणा की हिस्ट्री में क्वेश्चन बनते हैं। खास करके राखी गढ़ी से और बनावली से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बनावली की खोज किसके द्वारा की गई थी, राखी गढ़ी की खोज किसके द्वारा की गई थी, ये स्थान हरियाणा में कहाँ पर पड़ते हैं, ठीक है, सबसे पुराना स्थल कौन सा है हरियाणा के अंदर हड़प्पा सभ्यता का, यहाँ से क्या क्या चीजें मिली हुई है। आपको नाम दे देगा कि मिट्टी से बने हुए हल का खिलौना हरियाणा में कहाँ से या फिर किस स्थान से मिला है। तो मिट्टी से बना हुआ हल्का जो खिलौना है ना, ये बनावली से मिला हुआ है। ऐसे आपसे पूछ लेगा कि 5000 साल पुरानी सभ्यता के जो प्रमाण है, ये हरियाणा में कहाँ से मिले हैं, या 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के प्रमाण हरियाणा में कहाँ से मिले हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो अगर आप हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हो, तो ये वो सारे स्थान हैं, बराकी गड्डी से लेकर के दक्ष हेड़ा तक, सारे आपने अच्छी प्रकार से इनको नोट कर लेना है। यहाँ से क्या क्या चीजें मिली हुई है, ये मैंने आपको पिछली क्लासों के अंदर बिल्कुल बढ़िया से करवा करके रखा हुआ है, ठीक है। तो बार बार रिपीट करने की इनको जरूरत नहीं होती। इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, आप देख लेते हैं। महाराजा अग्रसेन किस स्थान से जुड़े थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और महाराजा अग्रसेन से क्वेश्चन आता ही आता है, यानी महाराजा अग्रसेन का जब भी नाम आता है ना, तो हरियाणा में एक स्थान पड़ता है हिसार के अंदर, अग्रोहा, तो अग्रोहा से क्वेश्चन बन जाता है। आइए आप इस क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ते हैं। इसने बात क्या रखी है महाराजा अग्रसेन की, तो जब भी क्वेश्चन आए कि हरियाणा में महाराजा अग्रसेन धाम कहाँ पर है, तो आपने बता देना है ये अग्रोहा के अंदर पड़ता है, ठीक है। अग्रोहा कहाँ पर है? तो अग्रोहा आपका हिसार के अंदर पड़ता है। कहाँ पर है? अग्रोहा आपका हिसार के अंदर पड़ता है, याद रखना यहाँ पर।
और इसके बारे में क्या बातें हैं, तो अग्रोहा जो है ना, यहीं से क्या मिली है, यहीं से एक ईंट मिली है। क्या मिली थी? इसी स्थान से एक ईंट मिली थी जिस पर क्या लिखा हुआ था, संगीत के 7 स्वर लिखे हुए थे। क्या लिखे थे? संगीत के 7 स्वर। तो संगीत के जो 7 स्वर है ना, वो कहाँ पर लिखे थे? यहीं पर। और वो कौन से थे? सातों के सातों शब्द, जैसे सा रे गा मा पा ध नी, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सह नहीं है लास्ट वाला, सारे गम पा धा नी, ये क्या है? ये वो 7 स्वर हैं जो इस ईंट के ऊपर मिले हुए हैं। ठीक है, ये अग्रोहा धाम से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अग्रोहा धाम है तो महाराजा अग्रसेन धाम के नाम पर यहाँ पर एक मेला भी लगता है, प्रसिद्ध मेला है यहाँ पर। ठीक है, जब आप अग्रोहा जाओगे तो यहाँ पर हनुमान जी की जो है ना, आपको एक प्रतिमा दिखाई देगी ना, बजरंग बली की जो प्रतिमा है, तो प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है और प्रतिमा आपको दूर से दिखाई दे जाएगी। इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो 80 फीट इसकी ऊंचाई है। ये बजरंग बली की प्रतिमा है, अग्रोहा धाम के अंदर लगी हुई है। अब जो आपको ऊपर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, पिहोवा। पिहोवा जो पड़ता है ना, एक तो इसका प्राचीन नाम पीछे पूछा गया था कि बताइए पिहोवा का प्राचीन नाम क्या था? तो पिहोवा का प्राचीन नाम था पृथुदक। क्या नाम रहेगा? पृथुदक जो है ना, ये इसका प्राचीन नाम था। पिहोवा जो है ये कहाँ पर है? तो ये पड़ता है अपने हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित एक स्थान है जिसका नाम क्या है? पिहोवा। इसी पिहोवा का अगर मैं कहूँ, इसे क्या कहा जाता है? इसे हरियाणा का गया कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? हरियाणा का गया किसको बोलते हैं? तो हरियाणा का जो गया है ना, ये पिहोवा को ही कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन और भी आएगा कि यह क्या था? ये पृथुदक ही क्या हुआ करता था? ये प्राचीन टाइम में घोड़ों का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। ये घोड़ों के व्यापार का केंद्र था। ये घोड़ों के व्यापार का केंद्र की बात जब भी आती है ना, तो वो कौन सा रहेगा? वो पिहोवा ही रहा हुआ है। इसी पिहोवा के स्थान पर क्या काम किया था? जब पांडवों ने महाभारत युद्ध की समाप्ति हो जाती है ना, तो ये युद्ध के जितने भी लोग मारे गए थे, उन लोगों की आत्माओं की शांति के लिए यहाँ पर यज्ञ भी करवाया गया था, उनका पिंडदान भी किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पिहोवा जो है ना, ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है, याद रखना। ठीक है, बाकी रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं और सिरसा के अंदर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जब भी पूछे कि महाराजा अग्रसेन किस स्थान से जुड़े थे, तो आपने जरूर बताना है ये अग्रोहा धाम से। और अग्रोहा कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और हिसार के अंदर क्या आता है? अग्रोहा आ जाता है। ठीक है, ये बात पूछेगा। संगीत के 7 स्वर लिखे हुए ये ईंट कहाँ से मिली है? ये अग्रोहा से ही मिली हुई है। ठीक है, हाँ, तो जितनी बातें मैं करवा रहा हूँ, इनको अच्छे से नोट करते रहना, यहाँ से अच्छे वाले क्वेश्चन बनने वाले हैं। आप जब भी सीईटी देने जाओगे ना, तो सीईटी के अंदर यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, आप देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? हर्षवर्धन काल के तांबे के सिक्के हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? पहली बात आपको ये पता हो कि हर्षवर्धन काल का मतलब क्या हुआ। आपने अपा पीछे पढ़ कर क्या है ना, अपा पीछे एक वंश पढ़ के आए थे जिसका नाम था वर्धन वंश। क्या नाम था? वर्धन वंश मैंने करवाया था आपको अच्छे प्रकार से। और ये वर्धन वंश जो है ना, इसमें अपा किस किस को पढ़ करके आते हैं? एक तो क्वेश्चन आता है पुष्यभूति से, क्योंकि वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति था। इसी पुष्यभूति के बाद में क्वेश्चन आता है प्रभाकर वर्धन से। प्रभाकर वर्धन, ठीक है ना, प्रभाकर वर्धन। ये प्रभाकर वर्धन जो है ना, इसी की पत्नी थी जिसका नाम क्या था? यशोमती। यशोमती। और इसी प्रभाकर वर्धन और यशोमती की 3 संतानें आप पढ़ करके आए थे, जिसमें से एक का नाम तो क्या था? हर्षवर्धन था। एक का नाम क्या है? हर्षवर्धन है। एक का नाम क्या रहेगा? राज्यवर्धन। राज्यवर्धन नाम रहेगा। और एक का नाम क्या था? इनकी बहन है जिसका नाम था राज्यश्री। ये बातें अपन ने पढ़ी थी। तो ये पूछ रहा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल की बात हो रही है ना, हर्षवर्धन के या हर्षवर्धन काल की बात हो रही है। तो वैसे तो हर्षवर्धन का जो काल रहा है ना, ये वैसे तो
4 से मान लेते हैं आप वहाँ, और लगभग 647 AD तक ये काल इसका रहा है। तो ये पूछ रहा है यहाँ पर कि हर्षवर्धन काल के तांबे के सिक्के हरियाणा में कहाँ पर मिले हैं। तो आपने बिना गलती किए कौन सा ऑप्शन कर देना है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा। सोनीपत की बात यहाँ पे आ जाती है। ठीक है ना, सोनीपत से मिले हुए हैं। सोनीपत में एक और स्थान प्रसिद्ध रहता है, कौन सा, वो खरखोदा है। ऐसे ही अगर हम बात करें रोहतक की, तो रोहतक के अंदर एक स्थान पड़ता है कौन सा, जिसका नाम है खोखरा कोट। खोखरा कोट है। तो यहां से पता है कैसे क्वेश्चन आता है, सिक्के ढालने वाले सांचे हरियाणा में कहां से मिले हैं। सिक्के ढालने वाले सांचे, सिक्के ढालने वाले जो सांचे है ना, सिक्के ढालने वाले सांचे, सांचे क्या होगा मतलब होता है जहां सिक्के बनते होते हैं। तो सिक्के ढालने वाले सांचे हरियाणा में कहां से मिले हैं, ये खोखरा कोट से मिले हैं। खोखरा कोट कहां पर पड़ता है, रोहतक के अंदर पड़ता है, याद रखना। इसी अगर बात करें आप रोहतक से, तो क्वेश्चन भी आता है ना कि भगवान विष्णु की मूर्ति हरियाणा में कहां से मिली है। तो एक स्थान पड़ता है यहाँ पर बाहनवास, उससे मिली है। लेकिन एक पूछ लेगा आपसे, शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कहां पर मिली है, तो फिजिलपुर से मिली है। फिजिलपुर कहां पर पड़ता है, वो सोनीपत के अंदर पड़ता है। अगर बताऊं ना आपको यहाँ पे फिजिलपुर, ये फिजिलपुर कहां पर पड़ता है, सोनीपत में। यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा, शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति, शेष सैया पर लेटे, शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति, लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति हरियाणा में कहां से मिली है। तो शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति फिजिलपुर से मिली है। फिजिलपुर कहां पर पड़ता है, सोनीपत के अंदर पड़ता है। पेहोवा कहां पर है, कुरुक्षेत्र में, अग्रोहा हिसार के अंदर। पानीपत जो है ना, इसके बारे में याद रखना, इसको क्या बोलते हैं। पानीपत जो है, एक तो ये हरियाणा का 2 बार जिला बना हुआ है, ठीक है ना, हरियाणा का 2 बार जिला बना हुआ है पानीपत, याद रखना। इसी पानीपत के बारे में क्वेश्चन आता है कि बताइए हरियाणा में बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है। हरियाणा में बुनकरों का शहर किसको बोलते हैं, तो पानीपत को बोलते हैं। ठीक है, सोनीपत जो है इसका नाम क्या था, इसको स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं। कि बताइए गोल्डन सिटी किसको बोलते हैं, या स्वर्ण नगरी किसको बोलते हैं। इसी स्वर्ण नगरी का या इसका पहला नाम क्या था, स्वर्ण प्रस्थ जो है ना, इसका प्राचीन नाम हुआ करता था। क्या नाम था, स्वर्ण प्रस्थ जो है इसका प्राचीन नाम हुआ करता था। किसकी बात हो रही है, ये अपन ने सोनीपत की बात यहाँ पर की है, और हर्षवर्धन के काल के टाइम पीरियड की बात चल रही है। ठीक है, जो भी साथी चैनल के ऊपर पहली बार आया हुआ है, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और जितना हो सके, अगर आपका कोई भी साथी जो हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहा हो, तो वो ये क्लास उसके लिए बहुत बढ़िया हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप अपने सभी साथियों तक इस क्लास को पहुंचाने का काम करें। बहुत अच्छे से ये क्लास चल रही है और अच्छी वाली रिवीजन आपकी हो रही है, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन के अंदर एक ही पॉइंट किया और आगे बढ़ गए, नहीं, आप इसमें लगभग थ्योरी निकाल करके ही आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो आप देख भी रहे होंगे यहाँ पर। तो आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप देख लेते हैं। चीनी यात्री द्वारा लिखी गई पुस्तक हरियाणा के किस स्थान की शक्ति और गौरव को दर्शाती है। अब ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये हर बार एग्जाम के अंदर पूछता ही पूछता है। ठीक है ना, कितना अच्छा क्वेश्चन है। और क्या पूछा है इसने, देखो इसने पूछा है कि द बुक रिटन बाय द चाइनीज ट्रेवलर, मतलब यात्री की बात हो रही है, डिपेसिट पावर एंड ग्लोरी ऑफ विच पैलेस ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा के अंदर वो कौन सा स्थान है जिसमें एक चीनी यात्री ने पुस्तक लिखी थी और उसमें उस स्थान का वर्णन किया गया है। सबसे पहले आप डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ पर कि कौन से चीनी यात्री की बात हो रही है। देखो, जब भी क्वेश्चन आ जाता है ना चीनी यात्री से, तो आपने याद जरूर रखना है, यहाँ पर मैंने अभी आपको करवाया था कि हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में एक चीनी यात्री भारत आता है। ठीक है, ये चीनी यात्री कौन था, ये था हवेन सोंग। क्या नाम था इसका, हवेन सांग, ये चीनी यात्री था। और ये चीनी यात्री जो है ना, किसके टाइम पीरियड में, ये हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में भारत आया था। किसके टाइम पीरियड में आता है, हर्षवर्धन के समय में भारत आता है। ये हर्षवर्धन के समय में ये इंडिया आता है, ये भारत आता है। ठीक है ना, हर्षवर्धन के समय में इंडिया आया था, तो भारत में आता ही आता है। अब इसी हवेन सोंग ने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी पुस्तक, इस पुस्तक का नाम पता है क्या था, इसकी जो बुक थी ना, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो इसकी बुक का नाम था सी यू की,
CU ये इसकी पुस्तक का नाम था। तो ये आपसे पूछ रहा है कि इस पुस्तक में हरियाणा के कौन से स्थान का यानी शक्ति और गौरव को दर्शाया है, तो वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन रहेगा थानेसर की बात यहाँ पर आप जरूर करेंगे। यानी इस व्यक्ति ने थानेसर का वर्णन किया हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो चीनी यात्री ह्वेनसांग आता है ना, ये कब आया था? तो ये 629 AD में आया था। 629 AD में तो हरियाणा इंडिया में आता है, ठीक है। लेकिन ये व्यक्ति थानेसर में कब से कब तक रहा था? तो ह्वेनसांग जो है ना, ये मान लो कि 634 AD से लेकर के 634 AD से लेकर के ये 644 AD तक है ना, कहाँ पर रहा था? ये थानेसर में रहा था। कहाँ पर रहा था व्यक्ति? ये थानेसर में रहा था। इसीलिए तो इसने किसका वर्णन किया हुआ है? इसने थानेसर का वर्णन किया हुआ है। थानेसर जो है ये हरियाणा में कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? शायद आपको पता ही होगा। ये थानेसर हरियाणा के कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? ये कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, याद रखना। अगर मैं कहूँ कि इसी कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था, या थानेसर लिखा मिल जाएगा या स्थानेश्वर लिखा मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो पूछा कैसे गया है कि चीनी यात्री द्वारा लिखित पुस्तक। अब पहले आपको ये पता नहीं है कि चीनी यात्री कौन सा है। अब चीनी यात्री तो बहुत सारे आए होंगे, तो उनमें से चीनी यात्री जो था जिसका नाम है ह्वेनसांग, और ये ह्वेनसांग जो है ये वर्धन वंश के टाइम पीरियड में भारत आया था। और वर्धन वंश में किसका टाइम पीरियड चल रहा था? हर्षवर्धन का टाइम पीरियड चल रहा था। और हर्षवर्धन के समय ये व्यक्ति आता है। नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर भी गया था, अध्ययन कार्य वहां पर भी इसने किया है। इसने एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम क्या है? CU और इसी पुस्तक के माध्यम से इसने हरियाणा के एक स्थान का वर्णन किया है जिसका नाम क्या रहता है? थानेसर, ठीक है। तो बता देना यहाँ पे। यानी अगर मैं बात करूं कि हर्षवर्धन जो है ना, ये एक क्या था? ये वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा अगर आपसे पूछे ना, तो आपने बता देना है वो कौन था? वो आपका हर्षवर्धन था। इसी हर्षवर्धन को क्या कहा गया था? इसका दूसरा नाम पूछ सकता है, इसको शिलादित्य की उपाधि भी दी गई थी। इसे शिलादित्य भी कहा गया था। शिलादित्य भी कहा गया था। किसको कहा गया था? हर्षवर्धन को। इसी हर्षवर्धन ने जो रचनाएं लिखी है, ये बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है। रत्नावली जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। इसने एक नाटक भी लिखा है, नाटक का नाम क्या है? नागानंदम। तो नागानंदम इसके द्वारा लिखा हुआ है। रत्नावली है, नागानंदम है, और एक सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? वो है इसकी प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका। तो ये रचनाएं किसकी रहती है? ये हर्षवर्धन की रचनाएं रहती है। फिर क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाया था? तो वो जरूर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपने बता देना है यह कन्नौज को बनाता है। पहली राजधानी कौन सी थी? थानेसर थी। और दूसरी किसको बनाता है? ये कन्नौज को बनाता है, ठीक है। तो चीनी यात्री के द्वारा लिखित पुस्तक में हरियाणा के कौन से स्थान की शक्ति और गौरव का वर्णन किया गया है? तो ये बात आपने बता देनी है, थानेसर का किया गया है, ठीक है। पटियाला है तो पटियाला पंजाब की बात हो रही है। महेंद्रगढ़ हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है। और महेंद्रगढ़ जो है, जो अपना हरियाणा बनता है 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 में हरियाणा में 7 जिले थे। 7 में से डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? महेंद्रगढ़ था, ठीक है। और ये कुरुक्षेत्र भी याद रख लेना, बाद में बना था। आगे बढ़े। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या पूछा गया है? वही चीज पूछी गई है। हर्ष काल के तांबे के सिक्के हरियाणा के किस स्थान से मिले हैं? अब देखो, यानी जो हर्षवर्धन काल के तांबे के सिक्के हैं ना, ये हरियाणा के कौन से स्थान से मिले हैं? अब हर्ष काल के तांबे के सिक्के पूछेगा आपसे, तो वही ऑप्शन आएगा हमारा, कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये हमारा कैरेक्टर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या रहेगा? कैरेक्टर रहेगा, याद रखना। बाकी सोनीपत जिला कब बना था? तो 22 दिसंबर 1972 को बनता है, याद रखना। 1972 को बनता है सोनीपत, ठीक है। पानीपत कब बनता है? तो पानीपत जो है ना, ये पहली बार जब डिस्ट्रिक्ट बना, पानीपत जब पहली बार बना था, तो वो डेट तो थी इसकी 1 नवंबर 1989 1989 की। लेकिन अगर पूछे कि पानीपत जो है ये हरियाणा का दूसरी बार जिला कब बना, तो पानीपत जो हरियाणा का दूसरी बार जिला जो है ना, ये 1 जनवरी को बनता है। और 1 जनवरी वो 1992 का दिन था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जब बनाया गया था तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे?
तो आपको याद रखना है चौधरी देवीलाल थे, ठीक है। और यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे चौधरी भजनलाल। यानी सरकार यहाँ पर चेंज हो गई थी, चौधरी भजनलाल क्या थे यहाँ पे हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। झज्जर डिस्ट्रिक्ट जो कब बनता है, तो ये आपका 15 जुलाई 1997 को बनता है, ठीक है ना। 15 जुलाई 1997 को बनता है, और 15 जुलाई 1997 को एक डिस्ट्रिक्ट बनता है, कौन सा, फतेहाबाद, और एक कौन सा बनता है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट बनता है। मेवात या नू जो है ना, ये आपका बनता है 4 अप्रैल 2005 को, 4 अप्रैल 2005 को बनता है मेवात, ठीक है। लेकिन इसी मेवात का वर्तमान में नाम क्या है, नू डिस्ट्रिक्ट जो इसका नाम कर दिया गया है। देखो हरियाणा सरकार की बात करें ना, तो बहुत सारे गांवों के नाम बदले गए हैं, बहुत सारे शहरों के नाम बदले गए हैं। जैसे अगर हम बात करें, गुरुग्राम का नाम पहले क्या हुआ करता था, गुड़गांव हुआ करता था, गुड़गांव। लेकिन अभी गुड़गांव का नाम क्या कर दिया गया है, गुरुग्राम कर दिया गया है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि नू है, तो नू का पहले क्या नाम था, मेवात नाम हुआ करता था, और मेवात से इसका नाम क्या कर दिया गया है, नू डिस्ट्रिक्ट इसका नाम कर दिया गया है, ठीक है ना। क्या कर दिया गया, नू डिस्ट्रिक्ट जो इसका नाम कर दिया गया। ये बातें आपने अच्छे से नोट यहाँ पे कर लेनी है। आगे बढ़े फिर। अब देखो हर्षवर्धन काल के बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, तो याद रखना इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महाभारत की बात यहाँ पर हो रही है, और महाभारत के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। महाभारत से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का बनेगा, महाभारत के युद्ध से क्वेश्चन बन जाएगा, या महाभारत के बारे में कुछ बातें पूछ लेगा। ये कहता है कि महाभारत का अन्य नाम क्या है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आइए अपन इसको डिस्कस करते हैं। महाभारत का जो अन्य नाम है ना, वो जय संहिता रहता है। क्या नाम रहता है, जय संहिता। क्वेश्चन किसके बारे में, अगर हम बात करें यहाँ पर महाभारत के बारे में, महाभारत के बारे में जब भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो बहुत बार आपसे पूछेगा। ये शायद आपको कलर नहीं दिख रहा होगा, पहचान कर लेते हैं। महाभारत जो है, इसके युद्ध से क्वेश्चन आ जाता है कि महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया था। आपने बता देना है 900 BC में लड़ा गया था। ये 900 BC में लड़ा गया था, याद रखना है। दूसरी बात ये आती है, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था, 18 दिन तक चला था। 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चलता रहा था। और आपसे क्या पूछेगा, ये महाभारत क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य आपसे पूछे, तो विश्व का सबसे बड़ा जो महाकाव्य है ना, ये महाभारत को ही कहा जाता है, ठीक है। महाभारत को लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, ये आपसे पूछेगा कि महाभारत का संकलन किसके द्वारा किया गया था। तो महाभारत का जो संकलन है ना, ये महर्षि वेदव्यास के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, महर्षि वेदव्यास के द्वारा किया गया था, ठीक है। और ये महर्षि वेदव्यास ने जो काम किया है ना, ये सरस्वती नदी के किनारे बैठे थे। कौन सी नदी, सरस्वती नदी किनारे बैठे थे। तो सरस्वती नदी के तट पर ये वाली बात हुई है, तो सरस्वती नदी के किनारे बैठ करके ना इन्होंने ये वाला काम किया है। फिर पूछेगा कि महाभारत का जो लेखन कार्य है ना, वो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया गया है। तो लेखन कार्य करने वाले अपने गणपति बब्बा यानी गणेश जी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, गणेश जी ने क्या काम किया, इसका लेखन कार्य किया है। तो महाभारत के युद्ध जो है, ये किस किस के बीच में होता है, कौरवों और पांडवों के बीच में होता है। आपको पता ही होगा, कौरवों और पांडवों के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। एक ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि महाभारत के युद्ध में जो अभिमन्यु है, अभिमन्यु, इसकी कौन से दिन मृत्यु हुई थी। तो 13वें दिन जो है ना, ये अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। जिस स्थान पे अभिमन्यु की मृत्यु हुई, वो स्थान का नाम क्या था, वो था अमीन गांव। और अमीन गांव कहाँ पड़ता है, ये कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है, अच्छे से नोट कर लेना। इसी महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र का नाम भी आता है, क्योंकि धृतराष्ट्र क्या था, अंधा हुआ करता था, अंधा था। तो इसको महाभारत के युद्ध का वर्णन किसने सुनाया था, संजय ने सुनाया था। किसने सुनाया था, संजय ने सुनाया था। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो महाभारत के युद्ध को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। तो जय संहिता नाम किसका था, महाभारत का, याद रखना। महाभारत से याद कर लेना। ऐसे ही आपसे पूछ लेगा
कि जैसे रामायण है, तो रामायण की रचना किसके द्वारा की गई थी? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा क्या काम किया गया है? रामायण की रचना यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो इसमें किसका नाम रहेगा? महाभारत का नाम आपसे पूछेगा तो आपने बताना है महाभारत का नाम जय संहिता रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं एग्जाम के अंदर याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो इसने पूछा है आपसे, हकरा संस्कृति की पहली उत्खनन स्थल कौन सी है? जो हकरा संस्कृति है ना, उसकी पहली उत्खनन स्थल कौन सा है? यानी जो ये हकरा संस्कृति है, जो हकरा कल्चर है, इस कल्चर में जो पहला फर्स्ट जो एग्जी हाँ जो साइट है वो कौन सी है जो खोजी गई है? तो पहली साइट आपने बता देनी है, वो रहती है कुणाल। कौन सा ऑप्शन रहेगा? कुणाल जो है ना, वो आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। कुणाल कहां पर है? तो कुणाल पड़ता है फतेहाबाद के अंदर। कुणाल कहां पर है? तो कुणाल फतेहाबाद के अंदर पड़ता है। इसी कुणाल से मैंने आपको करवाया भी होगा कि शाही मुकुट हरियाणा में कहां से मिला है। शाही मुकुट कहां से मिला है? कुणाल से मिला है। मीता थल जो है ना, ये कहां से पड़ा है? ये मीता थल भिवानी के अंदर है, और भिवानी से यहाँ से 13 भाले और 2 छल्ले मिले हैं। बिरढाणा आएगा ये कौन सा आएगा? इसका नाम है बिरढाणा। बिरढाणा, और बिरढाणा जो है ना, ये कहां पर है? ये फतेहाबाद के अंदर रहता है। कहां पर है? ये भी फतेहाबाद के अंदर रहता है। कौन से वाला? बिरढाणा। ठीक है, याद रखना। तो इसमें पूछे ना आपसे तो आपने बता देना है, ये है फतेहाबाद के अंदर रहने वाला स्थान है। नाम क्या है इसका यहाँ पर? तो नाम है इसका फतेहाबाद और कुणाल के अंदर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप देख लेते हैं। आगे इसने पूछा है कि हरियाणा के किस स्थान से निम्न पाषाण युग के प्रमाण मिले हुए हैं? निम्न पाषाण युग के जो प्रमाण है, ये हरियाणा के कौन से स्थान से मिला है? ये वाली बात आपसे पूछी गई है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, मेवात है, मालवा है, झज्जर है, नूह क्षेत्र है, और कौन सा रहेगा? पिंजौर और कालका रहेगा। देखो ये जो क्लास आपकी चल रही है ना प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपको हरियाणा का जो सीईटी होगा ना, ये दी बेस्ट रहने वाली है। जिस दिन सीईटी आपका हो जाएगा, फिर मैं आपको ये दिखा दूंगा यहाँ से भी, देखो ये क्वेश्चन अपन ने यहाँ उस दिन किया था, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन, ये मान लो कि बहुत सारे क्वेश्चन आपकी क्लास में निकलने वाले हैं। ठीक है, अब इसने पूछा क्या है? इसने पूछा है कि हाँ, निम्न पूरा जो जो पाषाण युग है, इसके प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इसके जो प्रमाण है ना, आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पिंजौर और कालका के अंदर मिले हुए हैं। पिंजौर और कालका, पिंजौर और कालका क्षेत्र जो है ना, ये पड़ता है पंचकुला के अंदर। ये कहाँ पर है? ये पंचकुला के अंदर पड़ता है। तो पिंजौर और जो कालका क्षेत्र है, ये पंचकुला में पड़ता है, याद रखना। ठीक है, इसी पंचकुला के अंदर शिवालिक पहाड़ियां पड़ती है, मोरनी पहाड़ियां पड़ती है, और पाषाण युग की जब बात आती है तो पिंजौर यहाँ पे स्थल रहता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर जो ए है ना, ये हमारा बिल्कुल क्या है? करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो हरियाणा के किस स्थान से है? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े फिर। ये मेवात हमारा हरियाणा का क्षेत्र है, मालवा हरियाणा का क्षेत्र नहीं है, झज्जर और नूह क्षेत्र भी किसका है? ये भी आपका हरियाणा का रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हरियाणा राज्य किस वंश का केंद्र था? तो हरियाणा राज्य जो है ना, ये कौन से वंश का केंद्र था? ये वाली बात पूछी गई है। हरियाणा स्टेट वाज द होम ऑफ विच डायनेस्टी? कौन सी डायनेस्टी थी जिसने हरियाणा के ऊपर अधिकार किया था? भरत वंश, मौर्य वंश, लोधी वंश और गुप्त वंश। चारों के अंदर जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ना, ये हमारा बिल्कुल क्या रहता है? करेक्ट रहता है। भरत वंश जो है ना, इसका हरियाणा पे क्या रहा था? इसी वंश का हरियाणा पे केंद्र था। अब लोधी वंश है तो इसमें बात, गुप्त वंश है ये भी नहीं था, लोधी वंश भी नहीं था, मौर्य वंश भी नहीं आएगा, और ये वंश भी नहीं आएगा। कौन सा आ जाएगा? भरत वंश हमारा यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, बाकी लोधी डायनेस्टी है ना, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि लोधी वंश का जो अंतिम शासक था, जैसे लोधी वंश का जो अंतिम शासक था, वो अंतिम शासक कौन था? वो था इब्राहिम लोधी। कौन था ये? इब्राहिम लोधी। ये लोधी वंश का अंतिम शासक था। जब लोधी वंश का अंतिम शासक था तो इसकी मृत्यु हरियाणा के पानीपत में हुई है। तो इसका मकबरा जैसे हरियाणा में कहाँ पर है? तो इसका मकबरा हरियाणा के पानीपत में बना हुआ है। तो वो तो बातें अलग है कि इनके स्थान वैसे हरियाणा में रहा है, लेकिन हरियाणा के ऊपर जो राजवंश है वो केंद्र किसका था, यानी किस वंश का केंद्र था हरियाणा राज्य? तो ये लगभग किसका था? भरत वंश का केंद्र यहाँ पे माना जाता है।
ठीक है ना, कौन से वंश का रहेगा, भरत वंश का केंद्र ये माना जाता है, याद रखना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आप देख लेते हैं। हरियाणा के प्राचीन इतिहास की जानकारी किस पुराण के अंदर मिलती है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आ गया ना यहाँ पे कि हरियाणा के जो प्राचीन इतिहास है इसकी जानकारी कौन से पुराण के अंदर मिलती है। तो हरियाणा के प्राचीन इतिहास की जानकारी कौन से पुराण के अंदर मिलती है, तो आपने इसमें से बता देना है जो हमारा वामन पुराण है ना, इससे मिलती है। कौन सा पुराण रहेगा, वामन पुराण से हरियाणा के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिल जाती है कि हरियाणा का जो प्राचीन इतिहास रहा है ना, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, वामन पुराण से मिल जाती है। एक विष्णु पुराण भी रहा है, मत्स्य पुराण भी आता है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा भी था ना लास्ट के अंदर कि बताना सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है, तो सबसे प्राचीनतम पुराण यही रहा है, मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीनतम पुराण, सबसे प्राचीनतम पुराण अगर आपसे पूछ लेना तो वो कौन सा बताओगे, मत्स्य पुराण ही रहने वाला है, ठीक है ना। कौन सा रहेगा, मत्स्य पुराण ही रहने वाला है। हो जाएगा यहाँ तक। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत बिल्कुल बढ़िया लगा होगा, समझ में आया होगा सारे के सारे क्वेश्चन, और आप अपनी कॉपी के ऊपर इनको नोट डाउन कर रहे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक पढ़ते रहिए, और ऐसे क्वेश्चन जो है हम लिए जो सीईटी की हम महाकुंभ की सीरीज है ये आपकी बहुत लंबी चलने वाली है। जब तक आपका सीईटी नहीं होगा ना, सीईटी महाकुंभ चलता रहेगा। और एक हमारी 3:15 बजे डेली क्लास शुरू होती है, लाइव क्लास, जिनमें हम हरियाणा जीके में जिलेवार सीरीज को शुरू करके रखा हुआ है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं कल इसी टाइम इसी क्लास के अंदर, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।